जय हिंद, जय मां भारती। साथियों, एक सच्ची घटना लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। एक ओशन जैन बहन है, उन्होंने लिख करके भेजी है और पढ़ करके शरीर में झुरझुरी सी निकली। सोचा आपके साथ शेयर करूं। साथियों, सन 1946-47 के अंदर भारत विभाजन के समय की बात है। आसाम का एक जिला हुआ करता था, सिलहट जिला। और गोपीनाथ बोरदोलोई ने सिलहट जिले को भारत में विलय करने की बात प्रस्ताव रखा। और हमारे देश के जो तत्कालीन नीति नियंता थे, उन्होंने वहां पे जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव रखा। साथियों, वोटिंग के दिन जितने विघटनकारी लोग थे जो सिलहट जिले को पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहते थे, वो सुबह सुबह जाकर के लाइनों में लग गए। लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो भारत को प्रेम करते थे और सिलहट जिले को भारत में रखना चाहते थे, वो देर सुबह तक सोते रहे और उसके बाद में दोपहर तक अपने अपने कामों में मशगूल रहे, ताश पत्ती खेलते रहे। और दोपहर 3 बजे के बाद में जब वो मतदान केंद्र पे गए, तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। लंबी लंबी लाइनों को देख करके कुछ लोग वहां तमाशा देखते रहे, खड़े रहे। कुछ लोग गर्मी, धूप और लंबी लंबी लाइनें देख करके अपने घर वापस आ गए। और परिणाम यह हुआ कि सिलहट जिला 55,000 वोटों से, यानी कि 55,000 लोगों के अधिक मतदान से पाकिस्तान में चला गया। पूरे सिलहट जिले में लगभग आप यह समझ लीजिए 1 लाख राष्ट्रवादी लोगों ने भी वोट नहीं कर पाए। जो वहां की जनसंख्या का लगभग 25% बैठता था। और दूसरी तरफ जो विघटनकारी लोग थे, जो जो सिलहट जिले को पाकिस्तान में शामिल कराना चाहते थे, उन्होंने अपना 100% मतदान किया। उसी का परिणाम हुआ कि 55,000 वोटों से सिलहट जिला पाकिस्तान के अंदर चला गया। और विडंबना यहां है कि उसके बाद में जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का पैगाम दिया, डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया, तो जो राष्ट्रवादी लोग थे, यानी कि जो अब पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, उनका माल छीन लिया गया, घोर कत्लेआम मचाया गया। और जो लोग उस समय सोच रहे थे कि कौन जाएगा, क्या जाएगा, जो आलस कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे, उनमें से बहुत सारे लोग भगवान को प्यारे हो गए, मार दिए गए, लूट लिए गए, भगा दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। लेकिन तब पछताए होत नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, ये एक मार्मिक स्टोरी थी। और इसका सारांश यह बनता है कि मतदान नहीं करने का परिणाम, क्योंकि जब आप मतदान केंद्र पे नहीं जाते हैं, जब आप अपने घर पे लेटे रहते हैं, तो चाहे आप किसी भी राष्ट्रवादी सरकार को, किसी भी सरकार को आप जो जो सोचते हैं कि जिस सरकार की वजह से ये राष्ट्र सुरक्षित है, जिस जिस सरकार की वजह से आपका समाज सुरक्षित है, जिस जिस सरकार की वजह से आप सुरक्षित हैं, वो तो ऐसे ही सरकार बना लेगी। साथियों, आप चाहे किसी भी सरकार के पक्षधर हों, किसी भी सरकार के समर्थक हों, लेकिन जब तक आप ईवीएम पे नहीं जाएंगे और वहां जाकर के ईवीएम का बटन नहीं दबाएंगे, तब तक आप ये समझ लीजिए आपके समर्थक होने का और आपका उस सरकार का वोट होने का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि काउंटिंग वो होगी जो ईवीएम के अंदर बटन दबेगा। और उसके बाद में जब चुनाव परिणाम आएगा, तो चाहे आप रोते रहिए, पीटते रहिए, चिल्लाते रहिए, उसका कोई मूल्य नहीं है साथियों। और उस समय मेरा यह मानना है कि उस समय शायद आप अपने अपने आप से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको देख करके हंसी आती है, जो सोशल मीडिया के ऊपर घर बैठे बैठे लिखते हैं अब की बार 400 पार आएगा तो मोदी ही, लेकिन ईवीएम पे वोट देने नहीं जा रहे हैं। साथियों, क्या मूल्य है इस सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग का आपका? क्योंकि आपने देखा होगा साथियों कि हमारे यहां एक एक वोट से भी चुनाव की हार जीत हुई है। नमस्कार, मैं निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, टीवी डिबेटर, आपका साथी, आपका भाई। आप मुझे टीवी पे तो रोज तमाम न्यूज चैनल्स के ऊपर डिबेट करते हुए देखते ही होंगे। आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहता था। साथियों,
आपसे सबसे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका एक बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे तमाम संदेश आप तक पहुंचे। और उसके बाद में लगता है कि आपको ये कि आपकी ये स्टोरी उन लोगों तक और पहुंचनी चाहिए जो आपकी तरह इस राष्ट्र को प्रेम करते हैं, जो इस समाज के अंदर इस समाज को प्रेम करते हैं, जो यहां शांति और सुचिता और भाई बहुत बंधुत्व की विचारधारा से जीना चाहते हैं। उन लोगों तक इस संदेश को अवश्य शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक भेजें साथियों। क्योंकि हमारे यहां किसी महापुरुष ने कही है कि अगर आप सबसे सर्वप्रथम तो आप अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ आप लड़िए, जो राष्ट्र विरोधी हैं उनके खिलाफ आप लड़िए। अगर आप नहीं लड़ सकते, जो लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए, और अगर आप उनका साथ भी नहीं दे सकते तो उनकी आवाज बनिए, और अगर आप उनकी आवाज में आवाज भी नहीं मिला सकते तो कम से कम उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाइए। यह आपका दायित्व बनता है साथियों। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते, 10 सेकंड का समय निकाल करके इसको शेयर भी नहीं कर सकते, आप इसको सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान भी आपका कोई भला नहीं कर सकता साथियों। मात्र 1-1.5 मिनट के अंदर 2-3 चीजें आपके सामने कहना चाहूंगा। गौर कीजिए आप इस बात को कि क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या नहीं था? आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या नहीं थी? टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों के अंदर साल के अंदर 30-30, 40-40 बम विस्फोट नहीं सुनने को होते थे? जयपुर में बम फट गया, बनारस में बम फट गया, दिल्ली में बम फट गया। हम जब बसों में चलते थे तो सबसे पहले, बसों में, ट्रेनों में जब बैठते थे तो सबसे पहले एक उद्घोषणा होती थी कि अपने आसपास देखिए कोई लावारिस वस्तु तो नहीं है, कहीं वो बम हो सकता है। तो वो घोषणाएं अब तो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो बम फूटना बंद हो गए साथियों। साथियों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर एक हमारे सैनिकों के साथ क्या व्यवहार होता था, आज वहां पे उनको कितना सम्मान मिलता है, ये आप देख ही रहे होंगे, स्वतः देख रहे होंगे साथियों। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आपके साथ करना चाह रहा हूं। जब सन 1990 के दशक के अंदर इसी मिडिल ईस्ट के अंदर अशांति हुई, जब युद्ध हुआ था, तो आपने देखा होगा, उस समय के लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर किस तरीके से हाहाकार मच गया था, भारत के अंदर किस तरीके से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी, भारत के अंदर किस तरीके से भारत की आम जनता बहुत चिंतित होकर के बैठी थी कि अब क्या होगा। क्योंकि आपको पता ही है, जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब अशांति होती है तो तमाम देशों के अंदर महंगाई और अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन साथियों, आज ऐसा क्या हो गया है कि आज फिर मिडिल ईस्ट युद्ध के कगार पे है, और आज विश्व युद्ध की रणभेरी बज रही है। लेकिन आप और हम सब आराम से खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, भारत में कोई कौतूहल नहीं है, भारत में कोई चर्चाएं नहीं है, कोई यहां पे घबराहट नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज आपका राष्ट्र मजबूत है साथियों। मैं रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो हमारे छात्र लाए उनकी बात नहीं करूंगा। एक चीज तो सर्व सत्य है ना साथियों, कतर देश ने भारत के नौ भूतपूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी। और कतर जैसा इस्लामिक राष्ट्र जहां पे कोई चीजें माफ नहीं की जाती, वहां से उन 9 लोगों को भारत सकुशल भारत लेकर के आया है ना, वहां से माफी की सजा से मुक्त करवा करके। साथियों, आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भारत को बोस कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष के पीछे पीछे दौड़ करके आता है। अफ्रीका साउथ अफ्रीका का संयुक्त साउथ अफ्रीका का राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्राध्यक्ष के पैर छूता है। साथियों, क्या ये परिवर्तन नहीं है? अगर आपको यह भी परिवर्तन नहीं लगता है, और साथियों बात यहां पे देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, 3 चीजें हैं, वो हर जगह आपको सुनने को मिलती होंगी। मेरा मानना यह है कि इन चीजों के ऊपर भी कार्य हो रहा है, और अगर इन चीजों पे कार्य नहीं भी हो रहा है तो मुझे यह बताइए, 2014 के अंदर जब कांग्रेस सरकार बदली थी तो उस समय भी तो ये मुद्दे थे। तो अब कैसे आप उस समय कौन किस किस को पकड़ पकड़ करके वहां पे एसडीएम लगा दिया था, किस किस को पकड़ पकड़ करके एसपी लगा दिए थे जिलों के। साथियों देखिए, रोजगार, महंगाई सन 1972 से हम लोग सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। अगर केवल इन्हीं चीजों के ऊपर अगर सरकार बदल दी गई, इन्हीं चीजों के ऊपर अगर आपने वोट नहीं किया,
तो मेरा मानना है कि उसके बाद में वोट की चोट आपको महसूस होगी चुनाव के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से आज आपने देखा होगा तमाम राज्यों के अंदर, अभी मैं कर्नाटक का एक उदाहरण देता हूं, वहां पे जिस तरीके से नेहा का पिता है, कांग्रेस पार्षद है, और वो भी किस तरीके से सरकार से मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है मुख्यमंत्री जी को, वहां के सिद्धारमैया जी को, कर्नाटक के सिद्धारमैया जी को, कि मैं तो आपकी पार्टी का हूं, कम से कम मेरा तो मेर संवेदना से विचार कीजिए। साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अब अगला संदेश मैं आपको तब दूंगा जब मुझे लगेगा कि इस विषय पे आपसे चर्चा करना जरूरी है। साथियों, एक बार पुनः मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।